डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ग्लूकोज का जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, जो कि कुछ इस तरीके से निकल के आया था। तो अब हम जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, एक्चुअली वहाँ पर हमने ये जो 4 कार्बन थे जो हमारे एसिमेट्रिक कार्बन है या कायरल कार्बन है, इनका हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं मालूम पड़ पाया था। मतलब कि जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमें यहाँ पर नहीं मालूम पड़ पाया था कि ये R होंगे या S होंगे, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप नीचे ही है इस वाले कार्बन पर, ये या हो सकता है ये ऊपर भी हो। तो इस तरह से जो ये कार्बन के चारों तरफ, मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें नहीं मालूम पड़ा था। तो आज के वीडियो में हम उसी कॉन्फ़िगरेशन का डिटर्मिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिशर्स प्रूफ। फिशर साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे हमें करना है। तो ये जो पॉसिबल ओपन चेन स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने यहाँ पर लिख ही दिया। द अबव स्ट्रक्चर हैज़ 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। ये तो मैंने बताया था कि ये 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लूकोज इज इनकम्प्लीट। ये रिप्रेजेंटेशन ग्लूकोज की इनकम्प्लीट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज इट डज नॉट गिव अस एनी आइडिया अबाउट द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एंड द हाइड्रोजन एटम्स अराउंड दीज 4 एसिमेट्रिक सेंटर्स। यानी कि इन चारों कार्बन पर ये H और OH की एक्चुअल में स्पेशल स्पेस में इनका अरेंजमेंट कैसा है वो हमें नहीं मालूम पड़ पा रहा है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिटरमिन द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एसिमेट्रिक सेंटर्स एंड द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दोनों ही देखना है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वैसे मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अपने वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जो हमारा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा D&L नॉमेनक्लेचर। ये मैंने आपको फ्रक्टोज के जबकि जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा की तब बताया भी था कि हम डी फ्रक्टोज या डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं, पर वहाँ मैंने थोड़ा सा एक गलती से D&L को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया था। एक्चुअल में ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि हम इसको रिलेट करते हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के कॉन्फ़िगरेशन से। और जो हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है हमारा R एंड S, जो कार्बन के अराउंड इस H और OH की पोजीशन को हमें बताएगा। ये हम R एंड S नॉमेनक्लेचर से पता लगा सकते हैं। आई होप कि आपने ये सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ी होगी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो आपको क्लियर भी होगा। तो हमें ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर पता लगाने हैं। अच्छा, अब तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम कर रहे हैं अ की कंपाउंड इन दिस डिटर्मिनेशन इज डी अरेबिनोज। यहाँ पर हमने क्या करा, एक कंपाउंड की हमने हेल्प ली और वो कंपाउंड था डी अरेबिनोज विच इज़ एन एल्डोपेंटोज, जो कि एक एल्डोपेंटोज है। अब एल्डोपेंटोज का क्या मतलब हुआ कि इस डी अरेबिनोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है। पेंटोज मीन्स 5 कार्बन वहाँ प्रेजेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, व्हेन डी अरेबिनोज इज सब्जेक्टेड टू द क्लियानी फिशर सिंथेसिस। एक सिंथेसिस होती है, ये आपके यहाँ है भी सिलेबस में, तो हम अभी इसको आगे भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो अभी तो फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी इसमें, बस इतना बताया गया कि डी अरेबिनोज में जब क्लियानी फिशर सिंथेसिस की गई तो इट गिव्स 2 शुगर्स। इसने 2 शुगर्स दी, कौन कौन सी, ग्लूकोज एंड मैनोज। बस हमें ये मालूम पड़ा कि डी अरेबिनोज की क्लियानी फिशर सिंथेसिस करने के बाद हमें 2 शुगर मिली, अभी जिनका स्ट्रक्चर हमें नहीं मालूम है, सिर्फ ये पता चला कि वो ग्लूकोज और मैनोज है। और ये ग्लूकोज और मैनोज में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, दीज शुगर्स डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन एट C2। सिर्फ कार्बन नंबर 2 पर इन शुगर में के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है, विच इज़ न्यू एसिमेट्रिक सेंटर क्रिएटेड इन दिस सिंथेसिस। और ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये इस सिंथेसिस के बाद एक नया एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर यहाँ पर बनकर आता है। देखिए कैसे, ये हम इसको रिएक्शन में देखेंगे। तो फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारा डी अरेबिनोज है। इसमें आपको 5 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको एल्डोपेंटोज बोल रहे हैं। ठीक, ये क्लियानी फिशर सिंथेसिस में हम ये सारे रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ये, फिर सेकेंड स्टेप में ये, थर्ड में ये। तो डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको आगे आने वाली वीडियो में। तो ये सब कुछ कराने के बाद जो चेंज अरेबिनोज क्या करता है, ये 2 स्ट्रक्चर यहाँ पर यानी कि 2 शुगर्स हमें देता है, जिसको हम ये 1 और ये सेकंड, हम सिर्फ अभी फर्स्ट और सेकंड नाम दे रहे हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सा ग्लूकोज है और कौन सा मैनोज है। बस इतना पता है कि ये ग्लूकोज और मैनोज देता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और इसमें क्या चेंजेस है। ये हमारी एल्डोहेक्सोसिस बन गई। एल्डोहेक्सोसिस का मतलब जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट तो है, साथ ही साथ 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो 5 कार्बन से 6 कार्बन का बन जाना, उसके लिए हम क्लियानी फिशर सिंथेसिस यूज़ करते हैं।
और यहाँ पर क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या चेंज है, ये जो बॉटम है ये सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल सेम है अगर आप इतना पोर्शन देखें, और ये CHO भी सेम है। सेकंड कार्बन, सिर्फ सेकंड कार्बन जो है एक नया एसिमेट्रिक सेंटर यहाँ पर बनकर आया है इसमें और इस वाले कंपाउंड में, सिर्फ इस सेकंड कार्बन में ही डिफरेंस है। ये सेकंड कार्बन पर OH राइट हैंड साइड पर है फर्स्ट कंपाउंड में, और सेकंड में OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, बाकी सारा जो है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हमारे पास एक नया एसिमेट्रिक सेंटर बना जिससे एल्डो पेंटोज से एल्डो हेक्सोज बना। अब हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि कौन सा स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है और कौन सा स्ट्रक्चर मैनोज का है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड विच इज़ ग्लूकोज एंड विच इज़ मैनोज। पता लगाना है कि क्या ग्लूकोज है और क्या मैनोज। टू डिसाइड इट वी मेक यूज़ ऑफ अनदर एल्डोहेक्सोज, एल-गुलोज। इसको डिसाइड करने के लिए हम एक दूसरा एल्डोहेक्सोज की हेल्प ले लेंगे जिसका नाम है एल-गुलोज। ठीक है, अब दिस कंपाउंड व्हेन ऑक्सीडाइज्ड विद HNO3 yields the same dicarboxylic acid as that obtained from D-glucose। हम क्या कराएंगे, इस L-glucose को ऑक्सीडाइज कराएंगे विद द हेल्प ऑफ HNO3। अब इस HNO3 की हेल्प से जब ये L-glucose ऑक्सीडाइज होता है तो हमें एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, अभी हम रिएक्शन में देखेंगे। और यही सेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमें तब मिलता है जब हम ग्लूकोज को भी ऑक्सीडाइज कराते हैं। तो यानी कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज दोनों को ऑक्सीडाइज कराने पर हमें सेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक, एल ग्लूकोज व्हेन रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ द पेपर, जब हम एल ग्लूकोज को पेपर के प्लेन पर 180 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तो हमें बिल्कुल ग्लूकोज जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, सिर्फ डिफरेंस इतना होगा। अब डिफरेंस क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Has the same configuration at the asymmetric center as does D-glucose except that the aldehyde and the primary alcoholic groups are interchanged। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ये है हमारा एल-ग्लूकोज। एल-ग्लूकोज में CHO ऊपर, CH2OH नीचे, ये 4 कार्बन का इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर दे रखा है। ठीक, अब हमने इसे क्या करा, पेपर के प्लेन में ही इसे ऐसे रोटेट करा दिया। जब हम इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो CH2OH तो ऊपर चला जाएगा और CHO जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये CHO नीचे आ गया और CH2OH, और साथ ही साथ ये सारे कार्बन भी तो घूमेंगे, तो जब ये कार्बन घूमेंगे तो जो ये H है ये यहाँ पहुँचेगा, ये OH है वो यहाँ पहुँचेगा, फिर ये H है ये यहाँ आ जाएगा और ये H यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे, इसको आप बिल्कुल ऐसे पेपर के प्लेन पे इसको आप रोटेट करके देखेंगे तो जैसे मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। अगर हमने यहाँ पर सिर्फ मैं कार्बन के 4 कार्बन बना रही हूँ बीच वाले, ठीक है, यहाँ H है, यहाँ H है, ये OH है और ये H है, ये OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया और यहाँ पर भी OH हो गया। अब पेपर के प्लेन पे रोटेट करने का क्या मतलब होता है कि हमने इसको लिया और ऐसे हमने ये रोटेट करा दिया। अब देख रहे हैं, तो जो ये वाला कार्बन है अब ये फर्स्ट कार्बन बन जाए, मतलब सेकंड कार्बन बन जाएगा। जैसे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर CHO भी लिख दूँ और यहाँ पर CH2OH भी लिख दूँ, तो जब हम इसको रोटेट कराएंगे तो अब CH2OH ऊपर पहुँच जाएगा और CHO नीचे पहुँच जाएगा। जो सेकेंड कार्बन है उसमें H जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हम यहाँ देख रहे हैं सेकंड कार्बन पर H जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है। फिर OH जो है वो राइट हैंड साइड पर है, तो OH जो भी लेफ्ट हैंड साइड पर है तो OH लेफ्ट हैंड साइड पर आया। फिर बाकी के जो दोनों कार्बन है उनमें H जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो दोनों H हमारे लेफ्ट हैंड। तो इस तरह से हम पेपर के प्लेन पर इसको रोटेट करा लेते हैं। अब जब हमने इसको रोटेट कराया तो ये यहाँ पर ये लिखा गया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ग्लूकोज जैसा हो जाता है, सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि ग्लूकोज में CHO ऊपर होता है और CH2OH नीचे होता है। ये जो बीच का कॉन्फ़िगरेशन है ये 4 कार्बन का, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा ग्लूकोज में होता है। ये यहाँ पर डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना भी रखा है, आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक, और क्या बात बोली कि जब हमने इस एल-ग्लूकोज को HNO3 की हेल्प से ऑक्सीडाइज कराया तो हमें एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, क्योंकि यहाँ पर 2 COH ग्रुप हैं कार्बोक्सिलिक, तो इसलिए हमने इसको बोल रहे हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए HNO3 ऑक्सीडाइज क्या करेगा, इस प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा और इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये दोनों जो हैं वो COH बन जाएंगे। यहाँ पर कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें एल-ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है। ठीक है, इससे जो हमें ये मिला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर भी हमें मालूम पड़ गया क्योंकि ये दोनों तो COH हो गए और बाकी बचा हमारे पास ये 4।
कार्बन जिनका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा एल ग्लूकोज का है। और हम ये कह रहे हैं कि डी ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ HNO3 तब भी हमें यही डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। इसमें भी क्या होगा, CHO का ऑक्सीडेशन होगा COH ग्रुप में और CH2OH का भी ऑक्सीडेशन होगा COH में। तो चेंज सिर्फ ऊपर और नीचे वाली कार्बन में आ रहा है, बीच वाली जो 4 कार्बन है उनमें कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें जो ये 4 कार्बन है उनका कॉन्फ़िगरेशन हमें इस स्ट्रक्चर की हेल्प से मालूम पड़ रहा है। एल ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वही डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर रहेगा और जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के इन 4 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वही कॉन्फ़िगरेशन डी ग्लूकोज में मिलेगा। तो अब जो हमारे ये जो फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड बने थे, इन फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड में हम कंपैरिजन करेंगे सिर्फ इन 4 कार्बन पर। इन 4 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मैच करेंगे। देखिए इस C से राइट हैंड साइड पर OH है तो यहाँ पर भी OH है, ये वाले कार्बन पर H है तो ये H है, ये भी OH तो ये भी OH, ये भी OH और ये भी OH, ठीक है। अच्छा, और अगर हम इससे स्ट्रक्चर से मैच करें तो यहाँ पर सेकंड कार्बन से यहाँ राइट हैंड साइड पर H है जबकि यहाँ OH है। तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज को मैच नहीं कर रहा है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज को मैच कर रहा है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के जो 4 कार्बन थे बीच वाले उनके कॉन्फ़िगरेशन को बस मैच करके देख लिया। तो इसलिए हमें यहाँ से मालूम पड़ा कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था वो डी ग्लूकोज का था। तो हमें यहाँ से स्ट्रक्चर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में था, स्ट्रक्चर से मेरा मतलब इन 4 कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें यहाँ से मालूम पड़ गया। Oxidation converts these groups to the carboxyl group and thus the same diacid is obtained। वो तो मैंने भी बताया ही आपको। Such a result is not possible with second, और ये रिजल्ट हमें यहाँ सेकंड वाले से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज आ रहा है। तो इससे हमें मालूम पड़ा हैंस डी ग्लूकोज इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड डी मैनोज बाय स्ट्रक्चर सेकंड। तो हमें यहाँ से मालूम पड़ा कि जो स्ट्रक्चर फर्स्ट है वो डी ग्लूकोज का है, जो स्ट्रक्चर सेकंड है वो डी मैनोज का है। तो अब हम यहाँ से फाइनल स्ट्रक्चर हम ग्लूकोज का बना सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का निकल के आएगा वो ये 4 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हमने वो डाई एसिड का ही रखा सेम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जो अब हम हर कार्बन का जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो बता सकते हैं। मतलब हम ये बता सकते हैं कि ये कार्बन R है या S है, और हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की हम इसको D क्यों बोल रहे हैं ये भी बता सकते हैं। देखिए जैसे ही सबसे पहले हम R और S की बात कर रहे हैं। R और S के लिए मैं आपको एक चीज़ एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप देखेंगे इसको तो बहुत ईजी है। कार्बोहाइड्रेट के केस में आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि सबसे ऊपर वाले कार्बन पर अगर CHO है और सबसे नीचे वाले कार्बन पर अगर CH2OH है तो, और इन कार्बन के हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं। मतलब हमें ये बताना है ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन R है या S है। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि एक तो ऊपर CHO नीचे CH2OH होना चाहिए था। दूसरी चीज़, अगर OH है राइट हैंड साइड पर तो कॉन्फ़िगरेशन होगा R, अगर OH है लेफ्ट हैंड साइड पर तो कॉन्फ़िगरेशन होगा S। चाहे तो आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। R और S कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा भी होगा पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री में, और मेरा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के वीडियोज़ हैं आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो निकाल के भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बहुत इजी है इसका मेथड। बस ऊपर CHO नीचे CH2OH होना चाहिए। कार्बन से राइट हैंड साइड पर अगर OH है तो इसका मतलब ये हमारा कार्बन हो जाएगा R, ये कार्बन हमारा हो जाएगा R, और ये कार्बन हमारा हो जाएगा S, और ये कार्बन हमारा हो जाएगा फिर से R। तो कई बार ऐसे अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो सकता है आ जाए कि भाई जो ग्लूकोज का थर्ड कार्बन है उसका आप कॉन्फ़िगरेशन बता दीजिए क्या होगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन R होगा कि S होगा। तो आप सिर्फ इतना चेक करके आप OH राइट हैंड साइड पर है तो R, OH लेफ्ट हैंड साइड पर है तो S, ठीक है। तो ये तो हमें मालूम पड़ा इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। हमने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन निकाला गिल्सल्डिहाइड की हेल्प से। ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको सिर्फ उसमें इतना चेक करना है कि जो CH2OH है इससे ठीक ऊपर वाली कार्बन पे आपको देखना है OH राइट हैंड साइड पर है तो इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो इसी को हम बोल देंगे एल ग्लूकोज। तो यहाँ पर डी और एल नॉमेनक्लेचर हमने डी गिल्सल्डिहाइड से लिया है। ये मैं पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ फ्रक्टोज की जब मैंने जनरल प्रॉपर्टीज समझाई थी। तो इसलिए इसका नाम डी ग्लूकोज है, और सबके कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर कार्बन के लिख भी दिए। तो यहाँ से हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं।
अच्छा, अब इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस थी, ये भी एग्जाम में कई बार आती हैं कि क्या लिमिटेशंस रही, मतलब क्या कमियां रह गई ओपन चेन स्ट्रक्चर में, या हम ये भी इसको इस नाम से भी पढ़ सकते हैं कि एविडेंसेस मीन्स प्रमाण अगेंस्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर के अगेंस्ट मतलब जो खिलाफ थे प्रमाण, वो क्या थे। तो द ओपन चेन स्ट्रक्चर कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। हालांकि ओपन चेन स्ट्रक्चर ने ग्लूकोज की काफ़ी सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया, बट इट हैज़ द फॉलोइंग लिमिटेशंस। पर फिर भी इसमें कुछ कमियां थी। क्या थी? नंबर 1, ग्लूकोज डज नॉट गिव द शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। ये एक शिफ्ट रिएजेंट का टेस्ट हम करते हैं एल्डिहाइड्स के लिए। एल्डिहाइड अगर हमें कोई दिया गया और अगर हम उसमें शिफ्ट रिएजेंट डाल दें तो हमें पिंक कलर दिखाई देता है, तो हमें वहाँ मालूम पड़ जाता है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में। अब यहाँ पर क्या हुआ, एल्डिहाइड तो ये रिएक्शंस बहुत इजीली दे देते हैं, शिफ्ट रिएजेंट डालो और एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो पिंक कलर। अब क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है और हम जब ग्लूकोज में शिफ्ट रिएजेंट डालें तो हमें वो पिंक कलर जो है मिल नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है कि ग्लूकोज जो है ये शिफ्ट टेस्ट नहीं दे पा रहा है। तो क्यों नहीं दे रहा है, जबकि एल्डिहाइड बाकी सारी रिएक्शंस फेलिंग सोल्यूशन का के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, टॉलरेंस रीजन के साथ पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। तो जब एल्डिहाइड्स की बाकी सब रिएक्शंस दे रहा है तो ये क्यों नहीं दे रहा है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन थी। ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म एन एडिशन प्रोडक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड। और ये भी एल्डिहाइड की बहुत अच्छी रिएक्शन होती है कि सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वो एडिशन प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं बना पा रहा है। अच्छा, फिर ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कैसे बना था, जब हमने इसकी एसिटाइलेशन कराया था ग्लूकोज का, और ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का जब हमने फर्दर रिएक्शन कराए हाइड्रोक्सिल एमीन से तो वो रिएक्ट नहीं करता। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट, वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। ग्लूकोज डज नॉट शो कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन इन इट्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। देखिए ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी नई हो सकती है क्योंकि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री की बहुत ही मॉडर्न ब्रांच है, उसकी हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट्स हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कौन से एलिमेंट, ये सब कुछ पता लगा सकते हैं। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही रिलायबल ब्रांच है, सिर्फ इसी पर हम बिलीव कर सकते हैं। ये बिल्कुल, ये कह लीजिए बिल्कुल सच बताती है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर ही आती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में मालूम पड़ता है। तो ग्लूकोज जब इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इसका देखा गया तो उसमें हमें कार्बोनिल ग्रुप के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आप ये समझ लीजिए इसको, ठीक है। जबकि कार्बोनिल ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट है, ये C डबल बॉन्ड O दिख रहा है आपको यहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में शो नहीं हुआ। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स। ग्लूकोज जो है 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा, ठीक है। लेकिन इस ओपन चेन स्ट्रक्चर से हमें कहीं पर भी, एक तो मैं आपको ये चीज़ और बता दूं, ओपन चेन का क्या मतलब होता है। ओपन चेन मतलब एक कार्बन की चेन होगी जहाँ पर कहीं कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना होगा, मतलब फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के बीच में कहीं कोई रिंग नहीं बनी हुई है, तो वो एक ओपन चेन। चेन मतलब बिल्कुल चेन लाइक स्ट्रक्चर। एक होता है रिंग, इसी का रिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा अभी। तो रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन के बीच में रिंग आ जाएगी, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा, तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर से हम प्रूव नहीं कर सकते हैं। ऑल दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसका मतलब ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन या जितनी भी रिएक्शंस जो ये शो नहीं कर पा रहा है, ये सब सजेस्ट करती हैं कि इसमें जो ये फ्री एल्डिहाइड मतलब ये बिल्कुल, ये किसी से बॉन्डेड नहीं है, ये अकेला अपने आप में है, ठीक है। ये कहीं कोई और किसी कार्बन से बॉन्डेड नहीं हो रखा है, तो इसमें फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ये सारी रिएक्शन यही शो कर रही हैं और इन्हीं सारे लिमिटेशंस को दूर किया गया इसके रिंग स्ट्रक्चर की हेल्प से। मतलब ये कहा गया कि डी ग्लूकोज एक्चुअल में रिंग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसकी साइक्लिक फॉर्म होती है और साइक्लिक फॉर्म के थ्रू हम ये सब कुछ लिमिटेशंस इसकी दूर कर सकते हैं। तो वो साइक्लिक फॉर्म के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हमने पहले वीडियो में देखा। आज हमने उसका हर कार्बन का जो बीच के 4 कार्बन थे उनका डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखा और फिर इस ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस देखी, या हम ये कहें कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को पॉसिबल नहीं बताया गया, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं बताया गया और ये कहा गया कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।